Good morning, students. Let's start with our next lecture on amortized analysis, unit number 5 from DA, Design and Analysis of Algorithm. Yesterday, we have seen what is amortized analysis, the three methods of amortized analysis. And from that, we are going to start with our now second method. First method we have seen in lecture 1. So second method is a accounting method. कल हमने देखा था aggregate method. So what exactly accounting method is? So accounting method is we assign a different charges to different operation. We have seen yesterday, like there are, if I take an example of stack, we are having two operations, push and pop, and again one more operation that is multi-pop. So here for every operation, it is going to assign some different charges, where with some operation will be charged more, some operation will be charged less than their actual cost. तो इसमें हर ऑपरेशन के लिए जो चार्ज है वो एक्चुअल कॉस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसी को थोड़ा चार्ज ज्यादा किया जाता है, किसी को चार्ज लेस किया जाता है। दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड अकाउंटिंग मेथड। हमको पता है अकाउंटिंग यानी क्या होता है, क्रेडिट एंड डेबिट। सो लाइकवाइज इट इज यूजिंग अ क्रेडिट मेथड। द अमाउंट वी चार्ज एन ऑपरेशन इज कॉल्ड इट्स अमोर्टाइज कॉस्ट। यानी कोई भी जो अमाउंट है जो हम चार्ज कर रहे हैं, जो ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला स्टैक के लिए पॉप पुश मल्टी पॉप है, तो कोई भी ऑपरेशन को अगर हम जो अमाउंट है वो चार्ज कर रहे हैं, उस अमाउंट को बोला जाता है अमोर्टाइज कॉस्ट। एंड व्हेन दिस अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन एक्सीड्स इट्स एक्चुअल कॉस्ट, हो सकता है एक्चुअल कॉस्ट खाली क्या होगा कि $1 होगा, लेकिन उसको हमने दे दिया $2, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट से एक्सीड हो गया। सो द डिफरेंस is assigned to specific object in data structure as a credit. तो जो भी एक्सेस अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, जो आपने उस ऑपरेशन को असाइन किया हुआ है, वो वाला जो डिफरेंस है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस असाइन कॉस्ट, जो भी डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस उस ऑब्जेक्ट को, उस डेटा स्ट्रक्चर को एज अ क्रेडिट असाइन किया जाता है, जो वो बाद में यूज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग मेथड। वापस एक बार बताती है, अकाउंटिंग मेथड इज, it is to give a charges, different charges to different operations, where some operation charge more, some operation will be charged less than their actual cost. So this charging a operation is called as a amortized cost. And when amortized cost of an operation, it exceeds the actual cost, so the difference between amortized cost and actual cost, so that difference is given as a credit to that object. Now what is the use of this credit? जो हमने credit add किया उसका use क्या है? So credit can be used later to help pay for operation whose amortized cost is less than their actual cost. तो इससे क्या होता है कि जो क्रेडिट मिला है उस ऑब्जेक्ट के लिए, वो किसी और ऑपरेशन में यूज करता है जहां पे किसी ऑपरेशन का कॉस्ट उसके एक्चुअल कॉस्ट से लेस है। तो जहां पे अमोर्टाइज कॉस्ट लेस है एक्चुअल कॉस्ट से, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के लिए वो क्या करता है, जो क्रेडिट उसको मिला हुआ है उसको वो यूज करता है। So that is amortized cost of an operation can be considered as being split between its actual cost and credit. तो amortized cost हमेशा क्या होता है, it is a between actual cost and credit, जिसको हम लोग यूज करते हैं। So this is a base for accounting method. अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल अकाउंटिंग मेथड का यूजिंग ऑन अ स्टैक ऑपरेशन। सो नाउ वी नो दैट स्टैक ऑपरेशन में तीन ऑपरेशंस होते हैं, लाइक पुश पॉप एंड मल्टी पॉप। तो जैसे पुश के लिए एक्चुअल जो कॉस्ट है वो होती है 1, पॉप के लिए भी 1 होती है, और मल्टी पॉप के लिए भी इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द एक्चुअल वैल्यूज, they have assigned the amortized cost. Like if you see push, the cost given is 2. For pop, instead of 1, the cost given is 0, and for multi pop the cost given is 0 here. So here amortized cost of multi pop is always constant, that is 0, whereas the actual cost is variable. अमोर्टाइज कॉस्ट हमने भले ही मल्टीपॉप का 0 है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट ये वेरी हो सकती है, डिपेंड ऑन कितने ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, पॉप करने हैं उसके ऊपर। Apart from that, all amortized costs are O of 1.
मतलब पुश और पॉप के लिए क्या होने वाला है, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या होने वाला है, एक्चुअल ओ ऑफ 1 होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट कॉस्ट दिया है। सो सपोज इट इज वेरी सिमिलर लाइक, suppose we use $1 bill top represent each unit of cost, यानी हर एक कॉस्ट के लिए उन्होंने क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है $1 एज द कॉस्ट। यानी अगर पुश है और अगर हमने उसको क्रेडिट 2 दिया है, मतलब उसका कॉस्ट कितना हो गया, $2। अगर 1 दिया होता तो उसका कॉस्ट होता था $1 लाइकवाइज। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से एक एग्जाम्पल जो है वो दिया है। We start with an empty stack of plates. When we push a plate on a stack, we use $1 to pay the actual cost of the push operation. We put a credit of $1 on top of the pushed plate. At any time point, every plate on a stack has $1 of a credit on it. The $1 stored on a plate is prepayment for the cost of popping it. So in order to pop a plate from a stack, we take $1 credit from the of the plate and use it to pay the actual cost of a pop operation. बहुत सिंपल और बहुत इजी एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो एग्जाम्पल को मैं वापस थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको प्लेट्स जो है ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाना है। तो अगर प्लेट को रखने के लिए $1 इतना कॉस्ट आ रहा है और प्लेट को वापस निकालने के लिए $1 ये कॉस्ट आ रहा है, मतलब पुश करने के लिए $1 एंड पॉप करने के लिए $1। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग $1 ओनली फॉर पुश, वी आर गिविंग $2 एज अ कॉस्ट। तो $1 जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है और $1 जो हम उसके साथ एक क्रेडिट ऐड कर रहे हैं, ताकि जब भी उस प्लेट को किसी को पॉप करना है तो उसको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका क्रेडिट $1 का हमने पहले ही उस डॉलर के साथ रख दिया है। तो जैसे आपने एक प्लेट रखी, उसका कॉस्ट $1 लग गया। अपार्ट फ्रॉम दैट $1 का क्रेडिट उसके ऊपर जो है, सपोज नोट उसके ऊपर रख दिया। फिर दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, लाइकवाइज एक एक क्रेडिट ऐड होते गए। अब इसके बाद जब भी किसी को एक प्लेट निकालना है तो उसको कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको लगने वाला कॉस्ट ऑलरेडी एज अ क्रेडिट उस प्लेट पे किसी ने तो भी रख दिया है जिसने भी पुश ऑपरेशन किया था। तो पुश जो है उसको $1 एक्चुअल कॉस्ट था, बट उसको पे करना पड़ा $2, दैट इज मोर देन इट्स एक्चुअल कॉस्ट। और पॉप ऑपरेशन जो है जिसको $1 लग रहा है लेकिन उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसका जो $1 है वो ऑलरेडी पुश ने एज अ क्रेडिट ऐड किया हुआ था। सो दिस अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग मेथड. So, thus by charging a push operation little bit more, we don't need to charge anything फॉर पॉप और मल्टी पॉप ऑपरेशन। यानी पुश को थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करने की वजह से पॉप या मल्टी पॉप को कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वी हैव टू इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो क्रेडिट जो है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सो दस फॉर एनी सीक्वेंस ऑफ एन पुश पॉप मल्टीपॉप ऑपरेशन, द टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट इज एन अपर बाउंड ऑन द टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट होती है ये हमेशा आपको एक अपर बाउंड देती है जो एक्चुअल कॉस्ट के लिए, कि इसके ऊपर आपका एक्चुअल कॉस्ट कभी नहीं जाएगा। सो दिस इज अ टाइट अपर बाउंड इट इज गिविंग। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल दे हैव गिवन इज अ बाइनरी काउंटर। जैसे हमने लास्ट के लेक्चर जो था लेक्चर 1, उसमें भी एग्रीगेट मेथड के लिए दो एग्जांपल देखे थे, स्टैक का एंड बाइनरी काउंटर का। सो सेम एग्जांपल, दोनों एग्जांपल यूजिंग अकाउंट मेथड कैसे सॉल्व कर रहा है वो हम लोग इस लेक्चर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि बाइनरी काउंटर में क्या होता है कि हियर द बिट्स आर, यू हैव टू increment it. Okay, it is going to be flipped. So running time of an increment operation is proportional to the number of bit flipped. तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन जो होता है बाइनरी काउंटर में ये हमेशा डिपेंड होता है कि कितने बिट्स आपने फ्लिप किए। जैसे हमने देखा था कि अगर मुझे जीरो को रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो जैसे हम लोगों ने ले लिया 0 0 0 है ना, 8 बिट के लिए तो 8 टाइम्स 0। अगर हमको लाइक 1 रिप्रेजेंट करना है तो 0 0 एंड यहाँ पे क्या आ गया, 1 हो गया। तो कितना बिट फ्लिप हो रहा है 0 से 1 के लिए,
सिर्फ ये एक लास्ट वाला बिट ही क्या हो गया, फ्लिप्ड हो गया, बाकी दोनों बिट क्या है, एज इट इज है। सो इसका टोटल इंक्रीमेंट ऑपरेशन का कॉस्ट कितना है, टोटल ओनली वन, क्योंकि वन ही बिट क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ से अगर हम जाते हैं टू के लिए, ओके, टू के लिए, तो टू इज 0 1 0। तो अब ये वैल्यू के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो ये बिट को हमने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 0 से 1 पे चले गए, यानी 1 बिट फ्लिप हो गया। यहाँ पे 1 से 0 पे चले गए, यानी टोटल कितने बिट फ्लिप हो गए, 2 बिट फ्लिप हो गए। तो 1 से 2 के लिए जाने के लिए हमको 2 बिट फ्लिप करने पड़ रहे, बट 0 से 1 जाने के लिए ओनली 1 बिट। सो इट इज हाउ मेनी बिट्स यू हैव टू फ्लिप, so the cost is depend on that one. So here charge and amortize cost of $2 to set a bit to 1, यानी कोई भी बिट को अगर 0 से 1 के लिए सेट करना है, सो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, कितना अमाउंट चार्ज किया है, $2 चार्ज कर दिया, जबकि $1 लगता है। लेकिन एज अकाउंटिंग मेथड इज अबाउट क्रेडिटिंग, मीन्स गिविंग अ एक्स्ट्रा चार्ज, सो दैट नेक्स्ट ऑपरेशन नो नीड टू पे द अमाउंट, उसको कम अमाउंट पे करना पड़े। सो हियर फॉर चेंजिंग अ बिट to the 1 from 0, it costing a $2. So when a bit is set, we use $1 to pay for actual setting of a bit, and we place another $1 on a bit as a credit. तो $2 क्यों लिया है, कि एक्चुअल कॉस्ट जो है उस बिट को सेट करने के लिए उसको $1 ही पे करना पड़ रहा है, बट $1 उसने क्या किया है, आगे के कोई ऑपरेशन के लिए क्रेडिट करके डाल दिया है। So at any time point, every one in a counter has $1 of a credit on it. तो जितने भी बिट जो 1 1 1 है, उनके पास कितना क्रेडिट है, $1 का क्रेडिट अवेलेबल है। तो जब भी 1 को वापस 0 के लिए रीसेट होना है, तो उसको वापस $1 पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी $1 का क्रेडिट है। वही क्रेडिट वो क्या करेंगे, उसको यूज करने के लिए असाइन कर देंगे। So the amortized cost of an increment can now be determine the cost of resetting a bit within a while loop is paid by dollar on a bit that are reset. So बहुत सिंपल लॉजिक है जो उन्होंने बताया है, कि जब भी आप कोई एक ऑपरेशन कर रहे हो, तो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा आप क्रेडिट जो है वो ऐड करो, ताकि नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए आपको कोई अमाउंट या कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्रेडिट आपने ऐड करके रखा है उस ऑपरेशन के लिए, उसको ही आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज अकाउंटिंग मेथड। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज द पोटेंशियल मेथड। सो अकाउंटिंग मेथड रिप्रेजेंट प्रीपेड वर्क एज अ क्रेडिट। अकाउंट मेथड में क्या किया, क्रेडिट यूज कर लिया था हम लोगों ने। एंड पोटेंशियल मेथड रिप्रेजेंट द प्रीपेड वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें प्रीपेड वर्क के बजाय यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है, पोटेंशियल एनर्जी जो चीज है उसको यूज किया है, या फिर जिसको हम खाली पोटेंशियल ये वर्ड यूज करते हैं। सो ये पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विथ अ डेटा स्ट्रक्चर एज अ होल। तो हर डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल जो है वो ऐड किया जाता है। सो इफ यू सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे we start with an initial data structure as a D0, यानी कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर ले लो, स्टैक ले लो, क्यू ले लो। सपोज अगर हम स्टैक ले रहे, तो स्टैक में अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, पुश नहीं किया है, पॉप नहीं किया, नथिंग। सो दैट स्टेज वी कॉल इट एज अ D0 ऑन विच वी परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो स्टैक, जब स्टैक में कुछ भी नहीं, उसके ऊपर हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, एन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो सो फॉर ईच ऑपरेशन, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज फ्रॉम 1 to n, लेट इसमें कुछ वेरिएबल्स हम लोग यूज करने वाले, लाइक सी आई, डी आई, फाई, फाई ऑफ डी आई एंड सी कैरेट ऑफ आई। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जैसे सी ऑफ आई, इट इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ith ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको बोलते हैं सी आई। नाउ नेक्स्ट इज सी कैप ऑफ आई। तो अगर कोई भी ऑपरेशन को जो आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको उसका अमोर्टाइज कॉस्ट जो है वो अगर आपको डिफाइन करना है, तो उसको बोलते हैं सी कैप, दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज अमोर्टाइज कॉस्ट। नाउ डी आई, ओके, D0 यानी क्या होता है, इनिशियल कंडीशन ऑफ दैट डेटा स्ट्रक्चर। नाउ डी आई मीन्स आफ्टर ith ऑपरेशन
वो डेटा स्ट्रक्चर का रिजल्ट क्या है, मीन्स डेटा स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स आफ्टर अप्लाइंग ith ऑपरेशन to di minus 1. Now phi is a potential function that maps each data structure di to a real number phi di. तो phi is nothing but it is a potential function, जिसका काम क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है di, उसको di फाई डी आई में कन्वर्ट करने के लिए या मैप करने के लिए जो भी एक पोटेंशियल एनर्जी लगती है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से. And now phi of di, it is a potential associated with that data structure di. तो di ये जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब ith ऑपरेशन के बाद जो डेटा स्ट्रक्चर का जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ जो भी एक पोटेंशियल एनर्जी जो है जो एसोसिएटेड रहेगी उसको बोलते हैं phi ऑफ di. सो ये सारे वेरिएबल हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं पोटेंशियल मेथड में. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत एक सिंपल फॉर्मूला दिया है कि जब आपको अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना है, सी कैप इज अमोर्टाइज कॉस्ट एंड हियर सिंपल सी आई इज एक्चुअल कॉस्ट. तो एक्चुअल कॉस्ट से अमोर्टाइज कॉस्ट निकालने के लिए हमको दो चीजें उसमें ऐड करनी है. वेरी फर्स्ट इज अ फाई ऑफ डी आई एंड सेकेंड इज फाई ऑफ डी आई माइनस 1. यानी जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका ith ऑपरेशन के बाद जो भी पोटेंशियल था और डी आई माइनस 1 ऑपरेशन करने के टाइम पे जो भी पोटेंशियल था, इन दोनों पोटेंशियल को यहाँ पे माइनस किया जाता है. यानी प्रीवियस स्टेज के टाइम पे क्या पोटेंशियल था और अभी करंट कोई आपने अगर ऑपरेशन अप्लाई किया है तो उस पे क्या उसका पोटेंशियल है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है, अमोर्टाइज कॉस्ट इसमें मिलता है. सो दिस इज अ फंक्शन फॉर दैट. ये हो गया एक ऑपरेशन के लिए. अब अगर हमको ऐसे एन ऑपरेशन से जो हमको अप्लाई करना है तो एन ऑपरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आई की जो वैल्यू है ये 1 से लेके एन तक लेके जानी पड़ेगी ये फॉर्मूले में. सो सेम फॉर्मूला हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है जो यहाँ पे था, सी आई प्लस फाई ऑफ डी आई माइनस फाई ऑफ डी आई माइनस 1. और इसके आगे हम लोगों ने क्या लगा दिया है, समेशन, क्योंकि आई की वैल्यू जो है ये 1 से लेके तो एन तक हमको इंक्रीमेंट करनी है. ये इंक्रीमेंट करने के बाद हमको हर आई की वैल्यू की जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वो भी मिलने वाली है. इसके लिए हमने सी कैरेट आई के लिए भी एक समेशन लगा दिया है जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाने वाली है. अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट, summation of I equal to 1 to n ci plus phi of dn minus phi of d0. So instead of using a I and I minus 1, जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, n. तो यहाँ पे हमने n लगा दिया और फर्स्ट वैल्यू क्या है 1. ओके, तो 1 के पहले उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या रहेगी, ऑब्वियसली 0 रहेगी क्योंकि हमको उसका प्रीवियस वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे हमने लगा दिया सी आई प्लस फाई ऑफ डी एन माइनस फाई ऑफ डी जीरो. So this is a formula which is important while your examination. You have to write down all these simple formulas if you are going to write down a potential method. तो यहाँ पे पोटेंशियल मेथड के लिए और एक चीज उन्होंने बोला है कि जो डिफरेंस है डी आई और डी आई माइनस 1 का, ये हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी 0 से ग्रेटर ही होना चाहिए. तो उसको हम बोलते हैं ओवरचार्ज, और अगर ये 0 से लेस है तो उसको बोलते हैं अंडर चार्ज. क्योंकि हमको पता है कि कोई भी जो अमोर्टाइज कॉस्ट है ये एक्चुअल कॉस्ट से आइदर ग्रेटर होती है या फिर लेस होती है. तो अगर 0 से ग्रेटर है इसका डिफरेंस तो हम उसको बोलेंगे ये ओवरचार्ज ऑपरेशन है, और अगर 0 से लेस है तो उसको बोला जाता है अंडर चार्ज ऑपरेशन है. सो दे हैव गिवन अ एग्जांपल फॉर स्टैक. स्टैक जो है, अगर इसका एग्जांपल हमको पोटेंशियल के लिए यूज करना है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टैक में अगर कुछ भी नहीं है तो उसका जो पोटेंशियल है स्टार्टिंग में डी जीरो ऑपरेशन का ये 0 रहेगा. नाउ स्टैक साइज कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो फॉर स्टैक ऑफ डी आई मतलब कि अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट पॉप किए या कुछ ऑब्जेक्ट को पुश किया तो ये कंटिन्यू ऑपरेशन करने के बाद जो डी आई रिजल्ट आता है दैट इज आफ्टर ith ऑपरेशन, सो दैट हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल फॉर
ऑल आई, तो कोई भी ऑपरेशन कर लो उसका जो पोटेंशियल है ये हमेशा नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई ऑफ डी आई इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, or it should be equal to d0 of phi for all the values of I। तो अगर हमको इसका टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, अपर बाउंड निकालना है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला सिंपल ले लिया है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n सी आई ऑफ कैरेट। So this is how you can calculate the amortized cost or the upper cost of for the actual stack operation cost। तो अब हर ऑपरेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे दिया है, लाइक इफ इट इज अ पुश ऑपरेशन, मल्टी पॉप ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। तो अगर पुश ऑपरेशन है तो पुश ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज स्टार्टिंग में स्टैक जो है उसमें कितने एलिमेंट है, सपोज एस एलिमेंट है, तो पुश करने के बाद वहां पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एस प्लस 1। तो ये हो गई प्रीवियस स्टैक की कंडीशन, ये हो गई करंट स्टैक की कंडीशन, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इंक्रीमेंट हो गया है। तो एस प्लस 1 माइनस एस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ जाता है। ये खाली किसका वैल्यू है, इस पर्टिकुलर चीज का, फाई ऑफ डी आई माइनस फाई ऑफ डी आई माइनस 1। लेकिन हमारा एक्चुअल अमोर्टाइज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, सी आई प्लस फाई ऑफ डी आई माइनस 1 माइनस फाई ऑफ डी आई माइनस 1। तो इस पर्टिकुलर चीज का जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे मिल गया है 1, जो हमने एज इट इज पुट किया। और एक्चुअल पुश का जो कॉस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 ले लिया हमने, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अगर पुश करना है कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट इंस्टेड ऑफ 1 ये क्या हो गई है, 2 आ गई है। अगर पॉप की बात करेंगे तो पॉप में इट इज सी सी आई ऑफ कैरेट। तो जो हमने क्या किया है, 0 ले आए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रेडिट ऑलरेडी, या इसका जो कॉस्ट है ऑलरेडी हम लोगों ने 1 के बजाय 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये 0 आने वाला है। एंड इफ वी कंसिडर फॉर अ मल्टी पॉप ऑपरेशन, multi-pop with a k. K means kth k number of object we have to pop from S. So here phi of di minus phi of di minus 1. So which is equal to, हमको कितने ऑब्जेक्ट करने हैं, के ऑब्जेक्ट जो है वो निकालना है। तो हो सकता है के की वैल्यू ये स्टैक में जितने ऑब्जेक्ट है उससे ज्यादा भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। सो इंस्टेड ऑफ, वी डोंट नो दैट थिंग, सो वी आर टेकिंग अ मिनिमम ऑफ एस एंड के। अगर स्टैक में खाली 4 एलिमेंट है और के की वैल्यू 5 है, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी। अगर स्टैक में 5 ऑब्जेक्ट है और के की वैल्यू हम लोगों ने 3 ली है, तो मिनिमम यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ऑपरेशन की 3 आ जाएगी। सो इट इज डिपेंड ऑन द मिनिमम वैल्यूज ऑफ बिटवीन के, एस एंड के। तो इसके लिए अगर हम इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो इट इज इक्वल टू के डैश माइनस के डैश विच इज इक्वल टू 0। तो मल्टी पॉप ये ऑपरेशन का भी जो टोटल हमारा कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। द amortized cost of each operation is O of 1 and thus the total amortized cost of a sequence of n operation is O of n। तो कोई भी मेथड ले लो आप, एग्रीगेट मेथड ले लो, काउंटिंग मेथड ले लो, या पोटेंशियल मेथड ले लो, और कोई भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर लो, लाइक पुश, मल्टी पॉप, पॉप, कोई भी सीक्वेंस में। अगर हम स्टैक का एग्जांपल लेते हैं तो उसका अमोर्टाइज कॉस्ट अगर हम निकालते हैं एन ऑपरेशन का, तो हर ऑपरेशन का जो अमोर्टाइज कॉस्ट है वो क्या होता है, ओ ऑफ 1 ही आता है। सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।